दोस्तों पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में अपन ने सभी तत्वों के बारे में बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं उनमें से धातु या मेटल के बारे में। दोस्तों धातु या मेटल, उसके लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आवर्त सारणी में बाईं तरफ पाए जाते हैं। बहुत बार अपन सारी प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब पढ़ लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन आया कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो धातु है वो कौन सी तरफ होती है? लेफ्ट साइड में। देखो परिभाषा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और ये जनरल क्वेश्चन है, कांस्टेबल, पटवारिस्ट। कांस्टेबल में तो एक बार ये पूछा भी गया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम इस्तेमाल की गई धातु कौन सी थी? कॉपर या तांबा। धातुओं के कुछ गुण मैंने यहाँ सीधे बोले हैं। आघात वर्धनीयता या मैलिएबल, किसी धातु को पीट कर अगर उसकी सीट या चद्दर बना दी जाए तो ये गुण क्या कहलाएगा? आघात वर्धनीयता। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता सोने की होती है, गोल्ड की। AU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा गुण है तन्यता या डक्टिलिटी। किसी धातु को खींचकर तार बनाने का जो गुण है उसको क्या कहेंगे? डक्टिलिटी। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी सोने की है, सिल्वर या चांदी से भी ज़्यादा। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। दोस्तों धातुओं के बारे में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये पूरी जानकारी क्वेश्चन बेस्ड जानकारी है। दोस्तों आपने एक बुक पढ़ी होगी, लूसेंट। किसी भी एग्जाम को दे लें, सवाल उसमें से ही आएगा, लेकिन उसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि सिंगल लाइन 5, 10, 15 मिनट बाद आप उसको पढ़ नहीं सकते। मैं बस कॉन्सेप्चुअल और एग्जाम में जो आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं। तो सबसे ज़्यादा तन्यता और आघात वर्धनीयता किसकी है? सोने की। ज़्यादातर धातुएं ठोस होती है, इसको मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। इसका अपवाद क्या है? Hg। और द Hg कॉन्सेप्ट के नाम से अपन हर जगह हैं। Hg के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितनी भी धातुएं हैं वो ठोस है, सिवाय किसके? Hg के। दोस्तों एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर Hg किसी भी धातु के साथ मिल जाए तो अम्लगम हो जाता है। लेकिन एक धातु ऐसी भी है, आयरन, जो Hg के साथ अम्लगम नहीं बनाती। लोहा अगर Hg के साथ मिल भी जाए तो अम्लगम नहीं बनाता। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है डेंसिटी या घनत्व। इससे क्या क्वेश्चन आते हैं? कौन सी धातु का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? OS, ऑस्मियम। और सबसे कम किसका होता है? Li, लिथियम। तो इस कॉलम में क्या क्या चीज़ें हैं एग्जाम के पर्पज से? देखिए, आवर्त सारणी में कौन सी तरफ धातु जो है वो ऐसे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना सकते हैं। सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया धातु कौन सा है? कॉपर। धातुओं के गुण आघात वर्धनीयता, तन्यता, ठोस होती है, और घनत्व धातुओं का सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसका है? और दोस्तों मरकरी के साथ आयरन अम्लगम नहीं बनाता, इस बात को भी ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर ले तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है। अगर कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर ले तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगी। और जनरली सामान्य रूप से धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। दोस्तों ये बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, सिंपल है, ऑक्सीजन पीछे लग गया तो ऑक्साइड, सल्फर पीछे लग गया तो सल्फाइड। ऐसे अगर धातु के पीछे ऑक्सीजन लग गया तो धातु ऑक्साइड। और जनरली धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय, एल्कलाइन या बेसिक नेचर। 2 ऐसे अपवाद है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये ऐसे धातु ऑक्साइड है जो उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक है। उभयधर्मी का मतलब है दोस्तों ये अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं और क्षार की तरह भी।
डिपेंड करेगा सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाला क्षार है तो ये अम्ल की तरह, सामने अगर अम्ल है तो ये क्षार की तरह। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, उसके अलावा जनरली जितने भी धातु ऑक्साइड है वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय। मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक से संबंधित जो है, गलनांक मैंने आपको बता रखा है, अगर किसी ठोस को द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है वो गलन, और जिस निश्चित तापमान पर यह होता है वो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन का है जिसको W से, और सबसे कम गलनांक किसका है, Hg का। वैसे भी ये द्रव अवस्था में ही पाई जाती है तो ठोस है ना, तो इसका गलनांक सबसे कम होगा। इसको जरूर ध्यान में रखें। बल्ब के अंदर जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। अब दोस्तों बल्ब जब जलेगा तो गर्म बहुत हो जाता है, आपने कभी टच किया हो बहुत देर तक जलते हुए बल्ब को, तो बहुत गर्म होता है। अगर उसमें कोई ऐसी धातु हो तो फिलामेंट पिघल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बल्ब के अंदर टंगस्टन का फिलामेंट लगाया जाता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक सबसे ज़्यादा है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कंडक्टिविटी या चालकता। बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा सुचालक कौन है, Ag, और कुचालक कौन है, Hg। Hg के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको YouTube चैनल पर मिलेगा, वहाँ से आप देखें Hg की क्या क्या प्रॉपर्टी है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है। बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, एलिमेंट है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। अगली बात अगर आप ध्यान से देखेंगे, और ये बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। सवाल आया 22 कैरेट सोने की शुद्धता का प्रतिशत। तो देखो टोटल शुद्ध कितना है, 24, उसमें से कितना बता रहा है, 22, और उसको क्या कर लो, 100 से गुणा, तो आपका शुद्धता का प्रतिशत आ जाएगा। दोस्तों प्रतिशत वैसे ही निकालते हैं जैसे 100 में से आपके 80 नंबर आए तो 100 में से आए 80 गुणा 100 तो 80%। ऐसे ही 24 में से कितना प्रतिशत है, कितने कैरेट है, 22, 100 से गुणा करो, जो भी वैल्यू आएगी 22 कैरेट। अगर यहाँ 20 कैरेट है तो ऊपर 20, नीचे 24 ही रखेंगे, क्योंकि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। क्लियर है बात। अब आइए इधर देखते हैं। अगर धातु ऑक्सीजन से क्रिया करे तो धातु ऑक्साइड बनाती है, और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है जनरली। लेकिन दो धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जिनकी प्रकृति एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी है। बहुत बार सीधे सवाल है कि निम्न में से कौन उभयधर्मिक या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर ऐसे ही धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालेगी, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का पता करने के लिए, जैसे M4 मेटल, A4 एसिड, दोनों की अभिक्रिया हुई, एक गैस है यहाँ पर। इसके पास जलती हुई मोमबत्ती अगर आप लेके जाते हैं तो पॉप साउंड आती है, चिटकने की आवाज़ आती है, जैसे फुलचड़ी की है ना, दिवाली पर फुलचड़ी आप जलाए होंगे तो उसमें जो साउंड है या चिटकने की जो आवाज़ है, वैसी साउंड आती है जब हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। तो यहाँ से अगर एक गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जा रहे हैं, पॉप साउंड आ रहा है, इसका मतलब कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादातर धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, कंडक्टर होती है। कोई भी तत्व है उसमें दो बैंड होते हैं, ऊपर कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, और नीचे वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में अगर चले जाएं तो फिर वो विद्युत का चालन करते हैं। अब धातुओं में क्या होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड बिल्कुल पास पास होते हैं, इनके बीच कोई दूरी नहीं होती।
तो आराम से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन बैंड से, और ये फिर क्या कर देते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। ये देखो विद्युत का चालन हो जाएगा। कि यूं कह दें कि दोनों बैंड ओवरलैप ही होते हैं, है ना। तो गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ही संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में और विद्युत धारा का चालन, विद्युत का प्रवाह। और वैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, उसी से विद्युत धारा बनती है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धातुओं में चमक भी होती है, इसको लस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये परावर्तन के कारण होती है। जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो परावर्तन हो जाता है, इस वजह से धातुएं चमकती है। नॉन मेटल या अधातुओं में ऐसा नहीं है। अगली प्रॉपर्टी है ध्वनिक या सोनोरस। स्कूल में जब घंटी बजती है वही वाला, अगर धातु को किसी कठोर सतह से टकराती है धातु, तो वो आवाज उत्पन्न करती है। इस गुण को क्या कहते हैं, ध्वनिक। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी बात लिखी है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तब बात करेंगे। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन या अपचयन है। और जो ये काम करेगा, ये काम का मतलब है दोस्तों जो अपचयन करेगा उसको क्या कहेंगे, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। और ज्यादातर धातुएं अपचयन करती है, इसलिए क्या है, अपचायक है। ज्यादातर धातुएं किस प्रॉपर्टी की होगी, अपचायक प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों ये धातुओं या मेटल के बारे में है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये बातें पता होना ज़रूरी है। एक एक बात एग्जाम से जुड़ा हुआ सवाल है। एक भी बात आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ऐसे फालतू में ही टाइम पास के लिए बताई जा रही है। आप इसको ध्यान से देखें। भारतीय खनन ब्यूरो का हेडक्वार्टर ऑफिस कहाँ है, नागपुर में। और नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑरेंज सिटी। यहाँ पर संतरे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो भारतीय खनन ब्यूरो का ऑफिस नागपुर में। और एक और क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप मेटल के बारे में ध्यान से देखें। क्या कारण है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि धातुओं के चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी बहुत कम होती है, या यूं कह सकते हैं ये दोनों आपस में ओवरलैप या अति व्यापित होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकलकर चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाता है। इसीलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, सिवाय किसके, Hg के। Hg तो दुनिया से अलग है ही, उसके बारे में सोचने की और समझने की ज़रूरत अगर आपको है तो पूरे वीडियो देखिए, पता लगेगा Hg अलग तो है। तो ये मैंने आपको बताया धातुओं और उनसे संबंधित गुणों के बारे में। तो दोस्तों मेटल्स या धातुओं के बारे में अपन बात कर लिए थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ धातुओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस का प्रत्येक टॉपिक का वीडियो आपको अलग से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। धातुओं से संबंधित प्रश्न। पहली है मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। उससे कम कौन है, आयरन। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया भी था, धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, तो मेटालिक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बनाती है। ये देखिए धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। और ज़्यादातर जो धातु ऑक्साइड है वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के या बेसिक नेचर के। कुछ बेसिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड होते हैं वो जल से क्रिया करके एल्कली या क्षार बना लेते हैं। वैसे भी आपको पता है अम्ल और क्षार दोनों जल की उपस्थिति में। क्षार किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल की उपस्थिति में OH माइनस आयन देते हैं। दोस्तों जल उपस्थित जरूरी है, तो धातु ऑक्साइड जल की उपस्थिति में क्षारीय और क्या बना देते हैं, क्षार। जैसे सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम धातु है, उसने ऑक्सीजन से क्रिया की, सोडियम ऑक्साइड।
अब जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, जो सबसे प्रबल सार है, pH 14 होती है इसकी। पोटेशियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास जिसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम कहते हैं, वो जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है बुझा हुआ चूना या चूने का पानी या लाइम वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जल से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एंटी एसिड प्रति अम्ल की तरह भी काम करता है। एसिडिटी के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिटी के उपचार के लिए दो ऐसे पदार्थ है, एक तो है NaHCO3 और दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यहीं बता देता हूँ, ये दोनों जो है प्रबल सार है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये दोनों जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है दुर्बल क्षार। सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम दोनों को ही। लेकिन जनरल अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको सोडियम ही लिखना है दोस्तों। फिर कई बार लगता है, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया होगा, सोडियम से ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम है, और ये देखिए सक्रियता श्रेणी ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम है। एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, सबसे सक्रिय धातु कौन सी है? सबसे सक्रिय धातु सक्रियता श्रेणी के हिसाब से पोटेशियम है। बच्चे पोटेशियम करके आए, जिनको ज़्यादा साइंस का ज्ञान थे वो पोटेशियम करके आए, खुश थे। जिनको जनरल साइंस का ज्ञान था वो सोडियम करके आए, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, तो उन्होंने सोडियम किया। बाद में जब आंसर की आई तो सही आंसर किसको माना गया? सोडियम को। साइंस से जुड़े रिलेटेड कोई प्रॉपर, जैसे रीड सेकंड लेवल साइंस या प्रॉपर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, तब आप पोटेशियम लिखें। लेकिन जनरल साइंस में, और कई बार फिर आप लगाते रहे कोर्ट के चक्कर, एक क्वेश्चन के चक्कर में। तो वैसे तो आपको दिख भी रहा है और मेरे को भी पता है और आपको भी बता रहा हूँ, पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है। लेकिन ऑप्शन में दोनों हो तो आपको किसको टिक करना है? सोडियम को। एक्वा रेजिया अम्लराज क्या है? ये धातुओं को गलाने के काम में आता है। दो अम्लों का मिक्सचर है, हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3 नाइट्रिक अम्ल जिसको कहते हैं। HCl का 3 अनुपात और इसका 1 अनुपात होता है। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया। गाँव में नहीं आते कई बार सोना और चांदी की, आपकी सोने की चूड़ियाँ या चांदी की जो भी पायल है उनको साफ करेंगे, उस चक्कर में ये सॉल्यूशन में डालते हैं, और सॉल्यूशन में डालने पर क्या होगा कि वो उसमें से चांदी और सोने को गलाकर उस विलियन में रख लेगा। आपका जो ऑर्नामेंट्स या गहना है वो चमकदार दिखेगा तो आपको लगेगा साफ हो गया, लेकिन इस चक्कर में आपका सोना और चांदी की कुछ मात्रा भी साफ हो गई। तो ये टैलेंट है चोरों का, है ना। एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करते हैं धातुओं को गलाने में। HCl 3 और HNO3 1, ये ध्यान रखना है। HCl जिसमें 3 लेटर है उसमें 3, और HNO3 क्या है? 1। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? धातुओं को एक वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर पंक्ति में लिखा जाता है उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा सक्रिय पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। बीच में मैंने हाइड्रोजन भी लिखा है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं इसको, सक्रियता श्रेणी, और इसको याद रखने से कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे उस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। का, ना, का, मंगल जन पे, और इसके बाद हाइड्रोजन प्लस, और उसके बाद तो कॉपर, Hg, Ag और Au। सबसे कम सक्रिय है सोना।
तो पहले तो आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कीजिए, आप अपने तरीके बनाइए, अपनी ट्रिक बनाइए। और सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन, कॉपर, Hg और Ag और Au। जब आपको ये याद हो जाए तो पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, गहने सोने और चांदी के ही क्यों बनाए जाते हैं? देखो, सोने और चांदी में आघात वर्धनीयता, इनकी जो मैलिएबिलिटी है वो भी अच्छी होती है, डक्टिलिटी भी अच्छी होती है, चमकदार तो होते ही होते हैं, लेकिन क्रियाशीलता में देखें तो ये सबसे कम सक्रिय हैं। तो दोस्तों, अगर कम सक्रिय हैं तो वायु में उपस्थित गैसेस या और भी कोई चीज़ें अगर इनके संपर्क में आ जाएगी तो ये उनसे क्रिया नहीं करेंगे, और क्रिया नहीं करेंगे तो स्टेबल रहेंगे। इसीलिए गहने कम क्रियाशील धातुओं के बनाए जाते हैं। अगर अधिक क्रियाशील का गहना बना दिया तो थोड़े दिन में पता ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम था, सोडियम ऑक्साइड हो गया, आग लग गई। तो पहली बात समझ में आ गई, गहने सोने और चांदी के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अक्रिय गैसें हैं, कम क्रियाशील, गैसें नहीं है, कम क्रियाशील धातुएं हैं। ये देखिए, अक्रिय धातुएं कहते हैं इनको, नोबल मेटल भी कहते हैं। दूसरा सवाल देखो दोस्तों, अगर धातु जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी, वो भी क्रियाशीलता के आधार पर। अगर जल ठंडा है तो बताओ, ठंडे जल से भी अभिक्रिया कौन कर सकता है? जो ज़्यादा क्रियाशील हो। और ज़्यादा क्रियाशील कौन है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है, इनको जल से अभिक्रिया करवाने पर ठंडा जल भी चलेगा, ये क्षार बना देंगे। सोडियम होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो धातु जल से, सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से भी अभिक्रिया क्यों करती है? क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा क्रियाशील है। गर्म जल से अभिक्रिया कौन करेगा? मैग्नीशियम। देखो, ठंडे जल से नहीं कर पा रहा तो कम क्रियाशील है थोड़ा उनसे। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एसिडिटी के उपचार में, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और हाइड्रोजन गैस। तो ये देखिए, अगर कैल्शियम होगा तो भी स्टीम या भाप के साथ, जल भाप के रूप में रहे, तब एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन गर्म जल से नहीं, भाप के साथ ही अभिक्रिया करते हैं, और वो हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड बनाते हैं। देखो, अगर कोई धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया करें, इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड बनेंगे, NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर स्टीम या भाप के साथ अभिक्रिया करें तो ऑक्साइड। और क्रियाशीलता वही है, पहले वाले ठंडे जल से भी, फिर ये वाले जो है वो गर्म जल से, और ये वाले भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे। जैसे आयरन की जल और ये जल भाप के रूप में उपस्थित होगा, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और 4H2 बनाएगा। एग्जाम में आपसे कोई रिएक्शन नहीं पूछ रहा है दोस्तों, वही क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता आप रिएक्टिविटी सीरीज वैसे ही याद रखें। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें, कोई धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है? अम्ल के साथ। और मैं आपको बता भी चुका हूं, वो सॉल्ट या लवण या हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? बाहर निकालेगी। और हाइड्रोजन गैस का निश्चयात्मक परीक्षण अपन मेटल में बात कर चुके हैं। पॉप साउंड आएगी अगर जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो। जैसे जिंक जो है वो H2SO4 से अभिक्रिया की, उसने ZnSO4 बना दिया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। दोस्तों, ये हाइड्रोजन अगर आप बड़े ध्यान से देख रहे हो तो इस जिंक ने यहां से इस हाइड्रोजन को हटा दिया, खुद उसकी जगह पर जाके बैठ गया और हाइड्रोजन बाहर। इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? यदि कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दें तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। यहां पर जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। ये देखो हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक। कहने का मतलब दोस्तों ये है हाइड्रोजन को वो ही विस्थापित कर सकता है जो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील हो, इससे ऊपर वाले। अब जैसे आपको कोई ये पूछ लिया कि बताओ तो जल्दबाजी में बच्चा CuSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर, क्योंकि 2 बार उस सर ने भी पढ़ाया ना कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो फटाफट से लिखेगा। या अगर गलती से कि कॉपर या तांबा एक धातु है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, उससे क्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? याद रखें दोस्तों, कॉपर कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से। ये इसके पास जाएगा कि यार मैं तेरे को यहाँ से निकालने आ रहा हूँ, तो वो हाइड्रोजन ज़्यादा ताकतवर है, इससे 2 झापड़ लगा के कि आया बड़ा मेरे को निकालने वाला। तो इस कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं होती। कॉपर H2SO4 में से हाइड्रोजन बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? ये लाइन फिर बता रही है आपको। यहां देखिए दोस्तों एक और बात, सीधा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। आपके पास CuSO4 था, आपने जिंक से अभिक्रिया करवा ली। जिंक आया, इस Cu को हटा दिया और ZnSO4 बना के Cu को बाहर। Cu कॉपर है, Zn जिंक है। क्यों कर पाया ऐसा? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। जिंक ज्यादा ताकतवर है कॉपर से। वो गया कि मैं रहूंगा यहां पर, तू यहां से निकल। जो कमजोर है उनको जाना ही पड़ेगा, इसलिए ताकत बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ, नहीं तो कोई भी आके आपको हटा के चला जाएगा, आपके साथ विस्थापन अभिक्रिया कर देगा, आपका घर छीन सकता है, आपकी जगह छीन सकता है। विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों इसी को कहते हैं। तो ताकत बढ़ाओ, है ना, और ताकत बढ़ाएंगे तो कोई आपको विस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे कॉपर और ये ZnSO4 के साथ अभिक्रिया, कॉपर यहां पर आया, क्या जिंक हट पाएगा? कॉपर की औकात नहीं है जिंक को हटा दे, क्योंकि जिंक ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा क्रियाशील है। कॉपर के 2 झापट मारेगा कि आया बड़ा मेरे को हटाने वाला। दबाव बना रहना चाहिए। देख लो दोस्तों, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसी विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया, धातु की जल के साथ अभिक्रिया, आयरन जल के साथ अभिक्रिया करके ये इसको कहते हैं मैग्नेटाइट, प्राकृतिक चुंबक। नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक जो है वो है Fe3O4। चुंबकीय प्रभाव या उससे रिलेटेड बातें करेंगे तब अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन एक अम्ल है सांद्र कॉन्सेंट्रेट HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, ये प्रबल ऑक्सीकारक का उदाहरण है। ऑक्सीकारक दोस्तों जो किसी दूसरे पदार्थ या यौगिक का ऑक्सीकरण कर दे, ये अम्ल है। अब कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके तो हाइड्रोजन निकलनी चाहिए, लेकिन HNO3 ऐसा अम्ल है जो किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता। इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, जैसे सपोज करो यहाँ पर जिंक ही आया इससे रिएक्शन करने, और इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने वाली थी, लेकिन ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक जो किसी का ऑक्सीकरण कर दे, और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जोड़ना। हाइड्रोजन गैस निकलने वाली थी, लेकिन ये ऑक्सीकारक उसके साथ क्या जोड़ देता है? ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन गैस की जगह क्या निकलता है? जल। तो HNO3 के सामने हर किसी धातु की औकात नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस निकाल दें। अगर वो हाइड्रोजन गैस निकालती है तो HNO3 ऑक्सीजन उनके साथ जोड़ देता है,
कि हाइड्रोजन लेके कहाँ जा रहा है, ये ऑक्सीजन भी लेके जा और जल का निर्माण कर, जल बना, पानी बना। लेकिन दो धातुएं ऐसी भी है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg मैग्नीशियम, Mn मैग्नीज। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 और मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25। ये दोनों अगर कॉन्सेंट्रेट या सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी ऐसी दो धातुएं हैं जो HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। बाकी क्यों नहीं देती? क्योंकि सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, निकलने वाली हाइड्रोजन गैस के साथ ये अपना ऑक्सीजन जोड़ देता है और जल का निर्माण कर देता है। क्या दोस्तों आपको समझ में आ गया कि रिएक्टिविटी सीरीज याद करना, उसको समझना कितना महत्वपूर्ण है? कई बार इसको याद करवा दिया और फिर सवाल इस तरीके से पूछते हैं कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो उस तरीके से भी आपको जैसे 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आपको कम से कम रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आप देख ले दोस्तों, अगर आपको ये याद होती है तो पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व होगा कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है। सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है? सोने और चांदी के गहने क्यों बनाए जाते हैं? धातु जल के साथ अभिक्रिया तो कौन ठंडे पानी के साथ, कौन गर्म पानी के साथ, कौन भाप के साथ? आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया Fe3O4 जिसको मैग्नेटाइट या प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस। बाकी CuH2SO4 से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाल पा रहा था? क्योंकि ये कम क्रियाशील था। HNO3 के साथ अभिक्रिया हर कोई किसी को विस्थापित नहीं कर सकता, जो ज़्यादा ताकतवर है वही कम क्रियाशील वाले को क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। दोस्तों ज़्यादा ताकतवर का मतलब है यहाँ पर ज़्यादा क्रियाशील। तो इस तरीके से धातुओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, आप इसको ध्यान से देखें, समझें। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वीडियो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपके पढ़ने की अप्रोच भी बदलेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने की, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आराम से समझने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। इसलिए पूरे वीडियो आप ध्यान से देखें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में, अधातुओं के बारे में। दोस्तों जब धातुओं के बारे में बात की थी तो अपन ने देखा था कि धातुएं आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड में या बाईं तरफ पाई जाती है, अधातुएं आवर्त सारणी के दाईं तरफ पाई जाती है। ये बहुत बेसिक जानकारी है, लेकिन जब जनरल साइंस में पूछी जाती है तो बच्चों को नई आइडिया होती है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन या एनायन बनाते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनते हैं। धनायन को अंग्रेजी में कैटायन और ऋणायन को एनायन कहते हैं। ये सामान्यतः ठोस या गैस होती है। धातुएं या तो ठोस होगी या गैस होगी। एकमात्र धातु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों याद कीजिए, ये वही ब्रोमीन है जिसका इस्तेमाल हाइड्रोजन की संतृप्तता की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को जानने के लिए कौन सी अधातु, कौन सी नॉन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? ब्रोमीन का। ज़्यादातर अधातुएं इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर या कुचालक होती है। ग्रेफाइट जो है वो क्या है? सुचालक। याद रखें, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग हो क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते। केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, ऐसे एक ही कार्बन के जो डिफरेंट रूप हैं उनको क्या कहेंगे? अपरूप। कार्बन के लिए हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का अपरूप है, कार्बन अधातु है। और ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक। पेंसिल जो होती है, पेंसिल की नोक, वो भी किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। तो पेंसिल बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का जनरली यूज लुब्रिकेंट या स्नेहक तैयार करने में किया जाता है। कहीं एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक या कंडक्टर क्यों है? दोस्तों विद्युत या विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट
आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई आवेश होगा, वो प्रवाहित होता है, तभी विद्युत धारा प्रवाह होगी। और जनरली ये आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है धारा उसके विपरीत प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट सुचालक इसलिए होता है, ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा रहता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। मतलब उसके बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब 3 तो इन कार्बनों के बंध बनाने में काम में आ गए। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ग्रेफाइट जो है वो विद्युत धारा का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक है। क्यों? ग्रेफाइट में एक ही कार्बन से 3 कार्बन घिरे रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ये विद्युत का सुचालक होता है। अधातुएं सामान्यतः चमकती नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश को या इन पर लाइट गिरेगी उनको अवशोषित कर लेती है। याद करो, धातुओं पर जब प्रकाश गिरता है वो परावर्तित या रिफ्लेक्टेड होता है, इसीलिए वो चमकती है। ये चमकती नहीं है सिवाय आयोडीन के। आयोडीन एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो चमकती है। दोस्तों, आयोडीन से जुड़ी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। ये आयोडीन घेंगा या ग्वाइटर रोग, गलगंड रोग के या किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में कौन से तत्व का इस्तेमाल होता है? आयोडीन का। थायराइड ग्रंथि में, और थायराइड ग्रंथि में ही कौन सा हार्मोन बनता है? थायरोक्सिन। और इस थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल, या आयोडीन किस ग्रंथि से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से। हमारी श्वास नली के ऊपर एच आकार की संरचना होती है जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। अगर ये नहीं बने तो हमारी थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिसको घेंगा या ग्वाइटर रोग कहते हैं। और इसके उपचार के लिए आयोडीन का एक समस्थानिक आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है कि लार्वा अवस्था एडल्ट में बदल जाए। जैसे मेंढक का लार्वा टेडपोल, और टेडपोल जैसे टेडपोल में पूंछ होती है और पूंछ गायब हो गई, फिर वो वयस्क में बदल जाता है। तो लार्वा से वयस्क में बदलने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको कायांतरण कहते हैं। और इस कायांतरण के लिए जिम्मेदार जो है वो कौन सा तत्व है? आयोडीन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड। समझ रहे हैं? मतलब इन तीनों का तो कोरिलेशन है, थायराइड, आयोडीन, थायरोक्सिन। और यदि मेंढक के लार्वा में से आपने थायराइड ग्रंथि निकाल दी तो मेंढक का लार्वा किस में नहीं बदल पाएगा? वयस्क में। धातुओं का ऑक्साइड जो है वो धातु ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड बनाता था, वो क्षारीय प्रकृति का होता था। अधातुओं का ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके, और ये अम्लीय प्रकृति का होता है। वैसे भी अधातुओं का ऑक्साइड कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय का। तो धातुओं का अपने आप क्षारीय। धातु ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे थे जो एम्फोटेरिक, उभयधर्मी प्रवृत्ति रखते थे, अम्लीय भी और क्षारीय भी। यहाँ पर अधातुओं के ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड और जल ऐसे अधातु ऑक्साइड है जो उदासीन, न्यूट्रल नेचर रखते हैं, ना अम्लीय रखते हैं ना क्षारीय रखते। वो एम्फोटेरिक थे, ये उदासीन है, न्यूट्रल। धातुएं विद्युत की सुचालक होती थी, लेकिन अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। मैंने आपको बताया था संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जब तक चालन बैंड में नहीं आएंगे तब तक वो पदार्थ विद्युत का सुचालक नहीं होगा। अधातुओं में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच गैप जो है, दूरी जो है ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चालन बैंड में नहीं आ पाते। इसीलिए ज़्यादातर अधातुएं जो है विद्युत की क्या होती है? कुचालक। दो बंधों के बारे में दोस्तों जनरली आपको आइडिया होना चाहिए, डिटेल में भी अपन बात करेंगे। आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध में एक धातु एक अधातु से जुड़ती है
धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला धनायन और ग्रहण करने वाला ऋणायन। दो आयनों के मध्य बंध बनता है, इसलिए आयनिक बंध है। धातु और अधातु के मध्य बंध बनता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है इस वजह से। तो ऐसे बंध को क्या बोलेंगे? आयनिक। और जिन यौगिकों में आयनिक बंध होता है उनको आयोनाइक कंपाउंड या आयनिक यौगिक। देखो, धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु। तो धातु और अधातु के बीच बंध हो तो आयनिक, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनेगा। और आयंस के बीच है वो तो नाम से पता लग रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, दो अधातुओं के मध्य बंध अगर बनेगा वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। अगर साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। अगर साझेदारी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड, द्विबंध। और साझेदारी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिबंध। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सहसंयोजक बंध के ही प्रकार हैं। और एक बंध बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में आते। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध। और ये देखिए, जो सहसंयोजक बंध अगर हुआ Cl2, CO2, SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में पाए जाने वाले ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये अधातुओं के बारे में मैंने आपको बताया। उपधातुएं विद्युत की नॉर्मली तो कुचालक होती है, लेकिन अगर ताप दे दिया जाए तो सुचालक होती है, क्योंकि उपधातुओं में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की दूरी थोड़ी कम होती है। अगर ताप बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में से किस में चले जाते हैं? चालन बैंड में। और आवर्त सारणी में जो मैंने सीढ़ी नुमा संरचना बताई थी उसमें जो भी तत्व आते हैं वो सारी की सारी क्या है? उपधातुएं। और उपधातुएं सेमीकंडक्टर होती है, अर्धचालक होती है। और अर्धचालक मैंने आपको बताया जो सामान्य तापमान पर कुचालक की तरह, इंसुलेटर की तरह और गर्म करने पर सुचालक या कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। और इन्हीं को क्या कहते हैं? उपधातुएं। तत्व, तत्व में धातु, अधातु और उपधातु तीनों के बारे में एग्जाम के अकॉर्डिंग सफिशिएंट नॉलेज और क्वेश्चन बेस्ड प्रोग्राम मैंने आपको दिया है। आराम से आप इनको पढ़ें, इनसे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन सोल्व करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अम्लीय वर्षा में काम आने वाले ऑक्साइड या उसमें उपस्थित ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है।